हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हैं और अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भैया तो भी हमारे पास क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरे एनसीईआरटी को कवर करते हुए आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लेकर आ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स। तो देखो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज जो हम पाठ कवर करने वाले हैं वो है पाठ 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का पार्ट 2। हमने ये जो कहानी है ऑलरेडी हमने एक पहले वाले वीडियो में प्रारंभ कर चुके हैं और उसको बीच में रोक करके अब यहाँ से ये उसका पार्ट 2 है। यहाँ पे क्या होता है आगे, वो जो हमारा हेडिंग है, जो शीर्षक है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान कौन है, क्या है, वो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके गो थ्रू कर लो। चलो अब हम लोग चलते हैं अपनी वापस हिंदी की गाड़ी की तरफ। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो ये था हिंद महासागर में जो पार्ट 1 का वीडियो है। आप अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, तो आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ आ जाएगा। और वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिकैप बता देती हूँ कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो हमारे लेखक हैं दिनकर जी, वो मॉरिशस जाने वाले थे, ठीक है। और उनकी यात्रा जो शुरू होती है वो दिल्ली से वो जाते हैं मुंबई, और मुंबई से वो जाते हैं केन्या में वहाँ पे कहाँ पे किस सिटी में रुकते हैं, वो है उनका नैरोबी, ठीक है। और वहाँ पे उनकी जो अगली फ्लाइट थी मॉरिशस जाने के लिए वो 2 दिन बाद का था, तो उनके पास 2 दिन का समय था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, वहाँ पे मॉरिशस जाने से पहले वो वहाँ के नेशनल पार्क को घूम लेते हैं। केन्या का जो नैरोबी का नेशनल पार्क है वो फेमस है, और वो वहाँ पर किससे मिलने गए थे, शेरों से मिलने। वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो बताते हैं कि जो उनका नेशनल पार्क है वो चिड़ियाघर से अलग है, वो चिड़ियाघर नहीं होता है और नेशनल पार्क होता है। दोनों में क्या अंतर है आप ये इस वीडियो में बहुत अच्छे से व्याख्या देख सकते हो, यहाँ तो मैं आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ। उसके बाद जब वो बहुत दूर तक ढूंढते हैं, उनको कहीं नहीं मिलता है, कम से कम 10-15-20 मील समझ लो वो जाते हैं। मील देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ और बता दूँ, उस वीडियो में शायद मैं नहीं बताई थी, अभी बता देती हूँ। मील क्या है बच्चों, 1.6 किलोमीटर का 1 मील होता है, ठीक है। ये माप मतलब जो हम नापते हैं ना बोलचाल की भाषा में, वो उस तरीके से हम नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वैसे वो बहुत लंबा जाते हैं, उनको शेर कहीं नहीं दिखते हैं। फिर एक जगह उनको शेर दिख जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, वो बहुत आश्चर्य होता है उनको कि वहाँ पे 7 से 8 शेर वहाँ पे आराम कर रहे थे, और सबको मोटर गाड़ियों ने, कौन सी मोटर गाड़ियाँ, मतलब जो वहाँ पे गाड़ी थी, जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ थी, उन लोगों ने घेर के रखा हुआ था। फिर वो आश्चर्य हो जाते हैं हमारे दिनकर जी ये देख करके कि शेरों को इससे कोई मतलब नहीं कौन लोग उनको देखने आए हैं और कौन नहीं, वो अपने काम में मतलब मस्त है, वो एक बार नज़र उठा के भी लोगों को नहीं देखे। और ये चीज़ उनको बहुत बुरी भी लगी लेखक को, मतलब उन्होंने खुद को जो है खरपात और पेड़ पौधों से भी तुच्छ समझा, कि मतलब उन्होंने अपना कंपैरिजन किया कि भाई हम लोग तो यहाँ पे जो जंगली घास है उनसे भी हम लोग वाहियात हैं। कि वाहियात का मतलब कैसा, कि हम लोग उनसे भी ज़्यादा गैर गुजरे हैं, कि हम लोगों को शेर ने नज़र उठा के देखना भी नहीं सही समझा, वो इतनी बुरी तरह इग्नोर्ड हुए थे। आगे क्या होता है, फिर वो बताते हैं कि वो शेर जो है शिकार करने जाता है, वहाँ पे हिरण का झुंड रहता है, उसके बीच में एक जिराफ बेवकूफ सा खड़ा रहता है। तो अब उसको बेवकूफ क्यों बोला ये भी आप उसी वीडियो में देख लेना। आगे फिर क्या होता है कि जो हमारे लेखक हैं वो ये बताते हैं कि 2 शेर जो है शिकार करने जाते हैं, तो आधे तो वहां से जो हिरणों का जो झुंड था आधे तो उसमें निकल जाते हैं, लेकिन आधे वहीं खड़े रहते हैं, एक टक गोल बना के खड़े हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई जो शेर है उसका ऐसा स्वभाव होता है कि वो पहले तो सूर्यास्त होने के बाद वो शिकार करते हैं। दूसरी चीज़, वो कभी भी झुंड का शिकार नहीं करते, जो झुंड में भागते भागते जो हिरण पीछे रह जाता है, शेर हमेशा उनका शिकार करते हैं। तो ये प्रवृत्ति उन्होंने ऐसा उस पर जिक्र किया था। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उसके बाद उनका रक्तचाप, मतलब ये देखने के बाद उनका बीपी बढ़ने लगा, तो फिर वो वापस आ जाते हैं और फिर वो अगले दिन अपना निकल जाते हैं मॉरिशस के लिए फ्लाइट से, ठीक है। और उसके बाद जब वो फ्लाइट से आ जाते हैं तो आने के बाद जहाँ पे वो उतरे तो उस टाइम रात हो चुकी थी मॉरिशस में, और रात होने के साथ साथ वहाँ बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी था, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको उतरते के साथ लोग दिखे उनके स्वागत के लिए। तो ये बात जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा
मतलब मिनी इंडिया है, या फिर ये कह लो भारत का छोटा अंश है, क्योंकि भारत में भी लोग अतिथि को देवता मानते हैं और कोई भी परिस्थिति हो उनके सत्कार में कमी नहीं रखते हैं। उसी प्रकार मॉरिशस के लोग भी उनको वैसे ही, उनको लगा कि जो हमारे मॉरिशस के लोग हैं वो भी यही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये थी हमारे पार्ट 1 की स्टोरी, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पार्ट 2। चलो देखते हैं क्या है। और अब जो हमारे लेखक हैं वो मॉरिशस पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां से हम देखना शुरू करते हैं कि वो क्या है। चलो, मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। देखो बच्चों, ये जो है कहाँ गया, ये वाला जो है ना, ये यहां से लेकर ये इतना दूर, ये आपको बस केवल वहां का मतलब ग्लोब पे, जो हमारा मॉरिशस है उसका ग्लोब पे किस जगह है ये बताया जा रहा है। देखो बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्द है ना, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, भाई कुछ नहीं है, अभी बताऊंगी ना तुरंत समझ में आ जाएगा ये है क्या। पहले ऐसा समझो, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। भूमध्य, भूमध्य मतलब भूमि का मध्य, भूमि का मध्य क्या है, इसको मध्य कर दो, ठीक है। ये एक रेखा हो गई। ये ग्लोब में इस वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में बच्चों, ये जो है आपका होता है इक्वेटर। समझ में आया, पढ़े हो ना आप लोग ज्योग्राफी में बच्चों, जो लाइन पूरे भारत को, भारत कह रही हूं पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रही है पूरे दुनिया को, वो क्या है, इक्वेटर कहते हैं। और हिंदी में हम उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखो, मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण, मतलब 20 डिग्री दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, मान लो इधर साइड, और फिर क्या है, और देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी रेखा है आपको पता है? ये देशांतर रेखा कौन सी होती है? ये वो रेखा होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, आपकी लॉन्गिट्यूड। समझ में आया? चलो ड्राइंग गड़बड़ आ गई। लॉन्गिट्यूड जो होती है ना आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट करती है, वो होती है देशांतर रेखा हिंदी में। तो क्या इसकी इन्होंने लोकेशन क्या बताई है, इक्वेटर, इक्वेटर से नीचे और जो हमारी देशांतर रेखा 60 है उससे बिल्कुल पास में पश्चिम की ओर। तो मतलब इन्होंने इस तरीके से एक उसकी लोकेशन बता दी है शाब्दिक तौर पे कि जो हमारा मॉरिशस द्वीप है वो कहां पर है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिम तक मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। इन्होंने अब उसके पूरा आपको ऐसा बता रहे कि वो द्वीप जो है वो किस तरीके से दिखता है ग्लोब पे या फिर मैप पे। समझ में आया? तो उन्होंने पहले उनका पोजीशन बता दिया किस पोजीशन पे, दूसरा वो बता रहे हैं उसकी एरिया कितनी है। तो भाई उसकी लंबाई कितनी है 29 मील, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितने मील है बच्चों, वो है 30 मील। ठीक है, और मील का मैंने आपको बताया था, एक मील में कितना होते हैं 1.6 किलोमीटर लगभग होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उन्होंने उसका वो भी बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। मतलब उसका पूरा एरिया क्या है बच्चों, 720 वर्ग मील के हिसाब से उसको माना जाता है। यहां तक क्लियर है? वो एरिया बता दिए। आगे वर्ग मील आंका जाता है। फिर यह द्वीप हिंद महासागर की मोती है। यह द्वीप हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन की क्या है, मोती है, मतलब बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कह लो बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है ये जो है, मतलब मॉरिशस है ये। कौन सा? इंडियन ओशन का ये सबसे खूबसूरत सितारा है, मोती के समान है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्रीशियस आइलैंड है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो हाँ ये बताएंगे कि मॉरिशस और क्या क्या चीजें उसकी इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरे लाइन। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब मॉरिशस जो है उसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब ये है, मान लो देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा मॉरिशस है, ठीक है, एक बात पे बता रही हूं,
तो इसके कोई भी, इस पूरे देश के कोई भी राज्य से समुद्र की जो दूरी है वो कितना मील दे रहा है? 15 मील से ज्यादा नहीं है। मतलब यहां से भी अगर हमें ओशन जाना हो, ये मान लो आइलैंड है, चारों ओर इसके पानी है, मैं यहाँ पे जस्ट उदाहरण के तौर पे बता रही हूं, ये यहाँ पे पूरा ये पानी आ गया, ठीक है। और अगर मान लो किसी को भी कहीं भी, मतलब यहाँ है, यहाँ से भी यहाँ पे अगर हमें समुद्र हमारे 15 मील से कम है, यहाँ से भी 15 मील, यहाँ से भी 15 मील, मतलब हम पूरे मॉरिशस में कहीं भी अगर 15 मील कवर करेंगे तो हम आसानी से समुद्र तक पहुंच सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 66% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहां 53% लोग हिंदू हैं। अब ये इसका भौगोलिक बता दिया कि मॉरिशस जो है वो ज्योग्राफिकली कहाँ है, क्या चीजें हैं, और फिर उसको बताया कि उसमें क्या क्या, मतलब कि उसमें कैसे कैसे चीजें, मतलब उसका जो एरिया है वहां पे समुद्र से घिरा हुआ है। और अब ये यहाँ पे बता रहा है कि वहां के लोगों की जनसंख्या के बारे में, मतलब उनकी जो टोटल कुल जनसंख्या है उसका 67% जो लोग हैं वो कौन है भाई? हमारे भारतीय लोग हैं। 67%, सोचो आधे से भी ज्यादा वहां पे जो है, जो लोग हैं वो कौन है? भारतीय हैं। और उनमें भी तथा जहां 53% लोग कौन है? हिंदू है। उसमें भी 53% लोग कौन है? जो हिंदू हैं। मतलब इसका ये है, जो यहाँ पे ये है ना कि खानदान से है, मतलब उनके पूर्वज जो हैं वो भारत के ही हैं। कितने ऐसे लोग हैं? 67% ऐसे लोग हैं मॉरिशस में जो अभी रह रहे हैं, जिनका मतलब जो कि समझ लो कि हमारे भारत के, उनके पूर्वज हमारे भारतीय हैं। ऐसा समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। ये ऐसा नहीं लग रहा है ये भारत की ही बात हो रही है, क्योंकि हम भारत में ही तो हम सुना है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बंबई, काशी, ये सब तो भारतीय जगह है ना। लेकिन भाई मॉरिशस में भी जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके नाम ऐसे ही रखे गए हैं। आगे पढ़ते हैं। यहां तक तो समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। भाई वहां मॉरिशस में क्या क्या है? गोकुल भी है, उसके बाद बनारस भी है और ब्रह्मस्थान भी। मतलब ये ऐसा समझ लो कि वहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को मानने वाले लोग हैं। ब्रह्मस्थान, ठीक है, ब्रह्मा स्थान हो गया। फिर गोकुल, कृष्ण मतलब हमारे कौन आ गए? ये विष्णु भगवान। और बनारस, काशी मतलब शिव। समझ लो वहां पे मतलब ऐसे है कि वहां पे तीनों को हर तरह से लोग, मतलब एक तरह से समझ लो वो मिनी इंडिया ही है भाई। वहां पे बनारस भी है, गोकुल भी है, काशी भी है, ब्रह्मस्थान भी है, मद्रास भी है और हैदराबाद भी है। अलग अलग मतलब भारतीय ही वहां पे अधिकतर आपको दिख रहे हैं। आगे, मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूल को कॉलेज कहने का रिवाज है। जब माध्यमिक जो स्कूल होता है, मतलब जानते हो क्या? 9 से लेकर 12 तक, जो 9 से लेकर 12 तक है उसमें अगर बच्चे जाते हैं तो उनको अधिकतर लोग कॉलेज कहते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं। आगे, क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं बच्चों? अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कहाँ पे? मॉरिशस में। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है और यही रीजन है जिसके कारण हिंदी मॉरिशस में भी बोली जाती है। वहां पे व्यापक तौर पे प्रचार है इस चीज का। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी। देखो अब यहाँ पे 3 चीजें भाषा के बारे में बताया है। सबसे पहली चीज, मॉरिशस की जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। भारत की राजभाषा पता है आपको? हिंदी। चलो, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। वहां पे कैसा है? राजभाषा अंग्रेजी है और फ्रेंच क्या है? उनकी संस्कृति की भाषा है। संस्कृति की जो भाषा है उनकी वो क्या है? फ्रेंच है। और आगे बढ़ो, अभी भी लैंग्वेज में देखो इनमें कितना ज्यादा अंतर है। मगर जनता वहां क्रेओल बोलती है। क्रेओल बोलती, क्या बोलती है बच्चों? क्रेओल। वहां की जो जनसंख्या है वो क्या बोलती है? क्रेओल बोलती है।
क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है। क्रियोल भाषा कौन सी होती है इसको देखना। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, ठीक है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो मॉरिशस में कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पहले वहां पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज बोले कि वहां की राजभाषा क्या है, वहां पे अंग्रेजी है, ठीक। उसके बाद वहां की जो कह लो कि सांस्कृतिक भाषा है वो क्या है, क्रियोल है, ठीक है। क्रियोल के बाद नहीं, फ्रेंच है, सॉरी, उनकी सांस्कृतिक भाषा क्या है, फ्रेंच है। और जनता वहां क्या बोलती है, क्रियोल बोलती है। अब क्रियोल का संबंध देखो, वो बता रहे हैं क्रियोल का फ्रेंच के साथ क्या संबंध है, वैसा ही है जैसा हिंदी का भोजपुरी से है। मतलब बहुत हद तक चीजें सेम होती हैं पर शब्द थोड़े बहुत अलग होते हैं। पर अधिकतर ऐसा होता है कि भोजपुरी और हिंदी दोनों को देखो एक तरह से लिखा जाता है। उसको पहले ये समझ लो कि भोजपुरी और हिंदी में क्या समानता है, फिर हम दूसरी भाषा को हम फ्रेंच और क्रियोल की बात करते हैं। तो हिंदी और भोजपुरी मतलब कुछ अधिकतर शब्द हमारे एक ही होते हैं, हाँ बोलने का तरीका अलग हो जाता है और एसेंट थोड़ा सा विभिन्न होता है। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि क्या कर रहे हो तो का कर तलू, ऐसे बोलते हैं ना कि का कर, मुझे भी भोजपुरी बहुत अच्छी नहीं आती है लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ भी अगर बोलना है कि मान लो हमरा के भोजपुरी नहीं खे आवत, हमें भोजपुरी नहीं आती है, तो समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो यही चीजें हैं, यहाँ पे दोनों में भाषा में क्या अंतर से समानता है, दोनों एक तरह से लिखी जाती है, लिपि एक है और बोलने का तरीका भी कुछ हद तक सेम होता है। अब यहीं पर ये जो संबंध है क्रियोल का फ्रेंच के साथ है। और मैं एक चीज और बता दूं, जो क्रियोल है, क्रियोल का मतलब बच्चों ये जो भाषा है ना, ये मिश्रित भाषा है। ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे फ्रेंच एक अलग है हिंदी अलग है, वैसा नहीं, ये मिश्रित है। क्रियोल में आप फ्रेंच और भोजपुरी का भी मिश्रण पढ़ेंगे। जो क्रियोल होती है उसमें आपको फ्रेंच वाले शब्द भी दिख जाएंगे और भोजपुरी मिक्स्ड भी दिखेंगे। तो ये एक जन भाषा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, देखो वहां पे लोग क्या गए हैं, यूपी और बिहार वाले। और यूपी और बिहार में अधिकतर क्या चलता है, भोजपुरी बोली जाती है भाई। बलिया साइड हो गया यूपी के, या फिर भोजपुर साइड पूरा आरा बक्सर, ये सब क्या बोलते हैं, बलिया में, ये सब में यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। तो यही वो बोल रहे हैं और यही लोग गए हुए हैं कहाँ पे, ये मॉरिशस में। तो उन लोग अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को भी तो लेकर गए ना बच्चों। तो ये वही चीज कह रहा है, वहां पे अधिकतर लोग, देखो ऐसे समझो, वहां की राजभाषा अंग्रेजी, ठीक है, सांस्कृतिक भाषा क्या है, फ्रेंच है, और क्रियोल वहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। और भोजपुरी जो है वहां पे भी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने, मतलब जनप्रिय, मतलब लोगों के बीच जानने वाली भाषा है। और हिंदी का ऑलरेडी वहां पे व्यापक प्रचार है। मतलब ये सारी भाषाएं हमें कहाँ देखने को मिल जाती हैं, मॉरिशस में। यहां तक समझ में आया आपको। आगे भोजपुरी दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। यहां तक मैं उम्मीद करती हूं आपको क्लियर होगा। मॉरिशस के बारे में यहां बताया है। और ये कौन है मॉरिशस, भाई ये वही हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यही है, यही देश की बात है। और क्यों हो रहा है वो एक एक बात आपको प्रूफ करते जा रहे हैं। वहाँ की गलियों के नाम वैसे हैं, उसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं, सबसे पहले तो बता दिए वहाँ के लोगों के अंदर हमारी संस्कृति, अतिथि देवो भव की बात है। फिर वो बताए वो कहाँ कहाँ ऐसे स्थित है। फिर वो बता रहे हैं कि मॉरिशस के बारे में कि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो कैसी हैं, वो भी भारतीय नामों पर है। फिर वहाँ पे भाषा भी कौन सी चल रही है, हिंदी भोजपुरी, ये भाषा भी वहाँ पे अच्छे से लोग बोलते हैं। मतलब हमारे भारतीयता को दिखा रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। ये मतलब ये बता रहा है कि भाई अब भारत में भी तो हमारे भोजपुरी बोल दी जाती है ना, भोजपुरी और हिंदी लोग समझ तो लेते ही हैं, ठीक है, वहीं पर। और यहाँ पे बोला जा रहा है, उन्होंने एक लाइन और ऐड की है कि इवन भारत के जो आसपास रहने वाले हैं, जैसे कि चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ के लोगों को भी भोजपुरी समझ में आती है और उन लोग भी बोलते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी
शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। मतलब मॉरिशस की जो भोजपुरी है बच्चों, वो शाहाबाद, शाहाबाद कहाँ है? ये आपका भोजपुर में है, बिहार में, जो अब आपके शाहाबाद का बाद में खंड हुआ था दो हिस्सों में। सबसे एक तो आरा बना था और एक रोहतास बना था, जहां तक मुझे ज्ञात है। यहाँ पे इसको भी दो खंड में, तो वो जो भोजपुर इलाका है वहां पे क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन जो ये मॉरिशस है, वहां की जो भोजपुरी है वो अलग है। किससे? ये शाहाबाद और सारण, मतलब कि भारतीय भोजपुरी से वहां की भोजपुरी थोड़ी अलग है। क्यों अलग है? देखो, सारण की भोजपुरी नहीं, मतलब ये वाली भोजपुरी नहीं, अलग है। कैसे? उनमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब जो यहाँ पे जैसे हिंदी के शब्द घुसे हुए हैं ना, है ना, हमरा के भोजपुरी नहीं खे आवत, मतलब नहीं आती। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ शब्द ऐसे जो हम लोग हिंदी से लेते हैं, तो वहाँ के लोगों की भाई अब मेन भाषा क्या है? उनकी राजभाषा फ्रेंच है। तो उन लोग जो भोजपुरी बोलते हैं ना, उसमें वो फ्रेंच के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे जब हम सुनेंगे ना, तो हम इन लोग को बार बार उसके अर्थ पूछने पड़ेंगे कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि उनकी भाषा में फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। अब देखो, ये यहाँ तक उन्होंने बता दिया सब चीज़ों को लेके, भाषा वगैरह को लेके। अब ये यहाँ से क्या बता रहे हैं? यहाँ पे उनका व्यवसाय वगैरह। ऊख, ऊख क्या है? ऊख कहते हैं बच्चों ईख को, अर्थात गन्ना। समझ में आया? तो मॉरिशस में जो है ईख की खेती बहुत होती है, और उसका जो व्यवसाय है, उसको जो सफलता मिली है, जो वो सफल हुए हैं ईख की खेती में, वो भारतीयों की ही देन है। ठीक है? वो उसको किसके कारण मिले? भारतीयों के कारण मिले। क्यों? देखो, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। ये जो वाक्य है, इसको ये बात समझना, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मतलब मॉरिशस जो है वो आज इतना डेवलप हुआ है, जो भी आगे बढ़ा है, उसकी असली ताकत कौन है? हम भारतीय लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी जड़ हैं। कैसे? अब देखो आगे। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। जो मॉरिशस है वो कैसा है? कृषि प्रधान, एक मिनट, कुछ हो गया, हाँ। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। मतलब जो मॉरिशस है वो कृषि प्रधान किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर जहां पे मतलब प्राइम हो। ठीक है? वैसा वो आइलैंड है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। जो चीनी है बच्चों, चीनी कैसे बनता है आपको पता है? गन्ने से। जो चीनी बनता है वो आपके गन्ने से बनता है। और क्योंकि मॉरिशस में गन्ने की खेती अच्छी खासी है, तो वहां पे जो चीनी है वहां पे सबसे ज्यादा अच्छी और एकमात्र उद्योग, मतलब एकमात्र वहां पे जो ये बिजनेस है वो कौन सा है? वहां का चीनी का है। और ये जो जो उसको ये भी सफलता मिली है, जो वो खुद के ईख उगा रहे हैं और चीनी बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो भारतीय लोगों ही वहां जाकर के ईख की खेती उन्होंने शुरू की थी। तो इसीलिए वहां पे बोल रहे हैं कि जो हमारा जो भारतीय लोग हैं वही मॉरिशस की जड़ हैं। जो भी सफलता आज मॉरिशस को मिल रही है वो भारतीयों के कारण ही मिल रही है। ठीक है? किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। मतलब अगर भारतीय लोग वहां जा करके ईख की खेती नहीं करते तो फिर आज उनको इतनी सफलता नहीं मिलती, और वहां पे मतलब खेती असंभव हो जाती और चीनी का कारखाना बढ़ता ही नहीं। मतलब जो आज उनके इतने सारे चीनी के कारखाने बढ़ गए हैं वो नहीं बढ़ते। यहां तक समझ में आया? इसलिए मतलब वो बता रहे हैं कि मॉरिशस जो है आज जितना डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीयों की ही देन है एग्रीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं। चलो, भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मतलब भारत में रह करके हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो कितनी प्राणवती, मतलब कितनी पावरफुल है। और चिरायु का मतलब होता है, देखो चिर, जब चिर लगता है, चिर मतलब लंबा, और आयु मतलब उम्र, मतलब वो चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से आ रही है और आगे भी मतलब रहेगी। ठीक है? चिरायु मतलब बहुत ही लंबे उम्र का। ठीक है? हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं ना, चिरायु भव, चिरंजीवी भव, मतलब लंबे टाइम तक जियो। तो वही बता रहे हैं कि जो हमारे भारत की संस्कृति है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही लंबे टाइम से चली आ रही है।
किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मॉरिशस को जाकर के हम अपनी संस्कृति की जो प्राणवत्ता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो पावर है, वो बहुत ही आसानी से, सरलता से देख लेते हैं। देखो क्यों कर लेते हैं ये समझो। अब मान लो नवरात्रि आए, ठीक है, नवरात्रि का सेलिब्रेट हो रहा है और वहां पे आप जीन्स पहन के जा रहे हो, ठीक है, आप तो पाश्चात्य संस्कृति को अपना लियो। लेकिन अगर वहीं पर आपने किसी ऐसी महिला को देखा जो कि फॉरेन की हो और वो चनिया चोली में आई हो, तो आपको लगेगा ना कितनी सुंदर लग रही है, हमें भी चनिया चोली पहनना चाहिए। तो आपको अपनी संस्कृति का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। लेकिन जब बाहर से कोई लोग आपके आके या फिर बाहरी जगह पे जाओगे, वहां पे अगर आप देखते हो कि हमारी संस्कृति को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी बहुत गर्व से उस चीज को करोगे कि हाँ, ये संस्कृति हमारे देश की है। यहाँ पे भी वो वही बात बता रहे हैं कि हम अपने देश में रह करके हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी खूबसूरत है और कितनी पावरफुल है, कि मतलब बाहर से, विदेश में भी लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। ये चीज समझो। और हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं बच्चों? पाश्चात्य संस्कृति के पीछे। अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं पूर्णतः। ये बात यहाँ पे मतलब उन्होंने एज ए सरकाज़म में भी बता सकती है, तो मैंने आपको व्याख्या में बता दिया है। हालांकि यहाँ पे बस इतना ही लिखा है कि हम लोग अपने मतलब घर पे रह करके, अपने देश में रह करके अपनी जो हमारी संस्कृति है, हम उसकी शक्ति को नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर आप मॉरिशस या फिर कहीं भी बाहर जाओगे तो आप बखूबी देख सकते हो कि भारतीय संस्कृति कितने दूर दूर तक विश्व स्तर पर फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। देखो ये जो लाइन है ये थोड़ी अलग है ऊपर वाले से, इसका कनेक्शन नहीं है। ऊपर वाली जो लाइन है वो अलग बताया। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है? मालिकों की इच्छा थी। कौन थे मालिक? भाई अंग्रेज हो। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे ये वो लोग जो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्रिस्तान शब्द है, क्रिस्तान का मतलब वो लोग जो क्रिश्चियन को मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है उसको अपनाते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मालिकों मतलब उन्हीं से किया गया है, ठीक है। और मतलब उन लोगों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। मतलब जो भारतीय लोग हैं वो भी अपनी संस्कृति को छोड़ के क्रिश्चियन बन जाएं, पाश्चात्य संस्कृति जो हमारी क्रिश्चियन वाली संस्कृति है उसको अपना लें। लेकिन वहां के जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया? बहुत अत्याचार सहा। मतलब जरूर क्रिश्चियन लोगों ने वहां पे क्या किया होगा? उन भारतीयों पर अत्याचार किया होगा कि आप तुम धर्म परिवर्तित कर लो, अपना क्रिश्चियन अपना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वही बता रहे हैं भारतीयों ने अपने अत्याचार तो सहे, उन लोगों ने जितने भी अत्याचार किए उसको बखूबी सहा, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। या फिर मान लो उनको हो सकता है अत्याचार भी सहे और हो सकता है या तो ये कहा हो कि तुम्हें मान लो मैं पढ़ाई में मदद कर दूंगा, तुम्हें बाहर घूमना फ्री हो जाएगा, तुम्हें घर बैठे पैसा मिले, मतलब किसी प्रकार का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया और भारतीय लोगों ने वहां पे अपनी संस्कृति को जीवित रखा। तभी तो आज वहां पे इतने सारे लोग हैं, हिंदू हैं और वहां पे अपनी भारतीय संस्कृति का परचम गाड़े हुए हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मतलब वो लोग अपने संस्कृति पर अड़े रहे, अपने धर्म पर अड़े रहे कि नहीं, मैं जिस धर्म का हूं मैं वही फॉलो करूंगा। उन्होंने जो भी उनको ऑफर मिला, प्रलोभन मिला, अत्याचार मिला, वो सब सह लिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने वही किया। और इसीलिए जो लोग किसी कारणवश वहां चले गए थे वो लोग वहां पर, अब देखो वो कारण कोई भी हो सकता है, मान लो नौकरी की तलाश में या फिर और भी किसी कारण से उन लोग वहां चले गए थे, उन लोगों ने वही उसी द्वीप को, उसी जगह को अपना छोटा सा घर बना लिया, वहां पे छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया, अपने परंपराओं, अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए। समझ में आया? फिर यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये ऐसी सफलता की बात है बच्चों जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग जहां जाते हैं वहां पे अपनी संस्कृति को वहां पे प्रचार करके अपने धर्म को आगे लेकर के उन लोगों ने दूसरी विदेश को ही क्या किया? अपना छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया। यहां तक समझ में आया? और हमारे जो लेखक हैं हमारे दिनकर जी वो यही बोल रहे हैं, हम लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए। आपको है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं भारत की हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है।
अब क्या बता रहे हैं, अब ये उन्होंने बोला ना कि वो प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा जो हिंद महासागर में जो छोटा सा हिंदुस्तान है वो मॉरिशस है, तो वो उसको और प्रूफ कर रहे हैं कि वो क्यों उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि वो छोटा हिंदुस्तान है। अभी तक उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए और अब देखो आगे क्या बता रहे हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्रामों में शिवालय है। शिवालय मतलब शिव का मंदिर, शिवालय मतलब शिव का घर या मतलब मंदिर, ठीक है। मतलब प्रमुख ग्राम जितने भी हैं कहाँ पे, मॉरिशस में, वहां पे क्या है, आपको मंदिर दिखेंगे शिव जी के। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण या फिर रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन भी करते हैं। मतलब वहां पे जो प्रमुख वहां के मंदिर हैं वहां पे रामचरितमानस का पाठ होता है और बकायदा वो जो पाठ है वो वाद्य यंत्रों के साथ होता है, मतलब बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ये जो ढोलक और झांझ है ये सब वही है जो हमारे वाद्य यंत्र है, उसके साथ बकायदा बहुत अच्छे तरीके से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ होता है। देखो बच्चों यहाँ दो चीज दिया, रामायण और रामचरितमानस। देखो रामायण जो है वो, रामायण को लिखने वाले जो हैं वो हमारे वाल्मीकि जी हैं, वो तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, रामचरितमानस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ढोल उस पर उसका गायन करते थे। फिर मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। मतलब जो मॉरिशस के मंदिर हैं और जो भी शिवालय हैं वहाँ पे शिव जी के मंदिर को और नॉर्मल मंदिर को भी बहुत ही स्वच्छ पाया। स्वच्छ पाया मतलब बहुत ही साफ सुथरा पाया, और सुरम्य मतलब बहुत ही, सुरम्य का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। मतलब बहुत सुंदर और स्वच्छ, मतलब हर जगह गंदगी नहीं थी, बहुत अच्छा वहाँ पे जो मंदिर था बहुत अच्छा था। आगे कितना अच्छा हो। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं जो हमारे लेखक हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे मतलब वो क्या चाह रहे हैं, ये देखने के बाद उनके मन में क्या आया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतने ही स्वच्छता और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। अगर हम लोग भी भारत के अंदर ही जो हमारे मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है, उसको स्वच्छ बनाना शुरू कर दें तो कितना ही अच्छा, और उसको भी सुंदर रखें तो कितना अच्छा हो। क्योंकि भाई भारतीयों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। भारत के जो हमारा कह लो टूरिस्ट है वो पूरे वर्ल्ड फेमस है, और अधिकतर लोग यहाँ पे तीर्थ और मंदिर या फिर कह लो कि योग तपस्या ये सब करने हमारे भारत में आते हैं। तो ऑलरेडी भारत के पास कह लो कि इनबिल्ट ब्यूटी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट लोग जाकर के उस जगह को गंदा कर देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि वहाँ मॉरिशस में लोगों ने बहुत साफ सुथरा रखा है, कितना अच्छा हो अगर भारतीयों ने भी इसको साफ रखे तो। आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। मतलब जो भारत के जो हमारे त्योहार हैं, पर्व हैं, वो मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन जो हम वहाँ का मॉरिशस का सबसे कह लो कि फेमस जो फेस्टिवल है वो क्या है भैया, शिवरात्रि है। शिवरात्रि वहाँ पे बहुत ही वहाँ का धार्मिक त्योहार माना जाता है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है। मॉरिशस के मध्य में मतलब बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है, और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। मतलब जो वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ का सबसे जो प्राइम मतलब जो सबसे अच्छा या फिर जो कह लो सर्वश्रेष्ठ जो त्योहार होता है वो क्या है, वहाँ का शिवरात्रि है। और वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ बीच में, पूरे मॉरिशस के बीच में एक झील है जिसका हिंदुओं ने संबंध बता दिया है परी से, और उसका नाम अब पड़ गया है परी तालाब। क्या होता है कि बच्चों के लिए हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, को बोलने के लिए कहते हैं ना परी आई है, मतलब कुछ भी हम स्टोरी सुना देते हैं, तो उससे स्टार्टिंग में किसी ने किया होगा, तो करते करते आज वो जो झील है उसका नाम ही पड़ गया है परी तालाब। ठीक है, झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, अब देखो इसका मतलब कि वो तीर्थ भी है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं मतलब तीर्थ भी है वो, और दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। मतलब वो देखने में भी इतना सुंदर है कि वो एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक पे हम लोग कैसी जगह जाते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे खूबसूरत हो, वादियाँ हो, हम लोग बैठे हैं साथ में प्रकृति के बीच में खाना खाना। अधिकतर पिकनिक उसी को बोला जाता है जब हम प्रकृति के बीच में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि परी तालाब केवल तीर्थ स्थान ही नहीं है, मतलब वो तीर्थ स्थल ही नहीं है, हमें वो क्या क्या है उस वहाँ पे वो एक पिकनिक स्पॉट भी है। मतलब एक उसकी भी वो जगह की भी बहुत बड़ी खूबसूरती है अपनी खुद की।
किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, ना अपवित्र का वहां कोई व्यापार करते हैं। मतलब जो वहां पे जो झील है, जो परी तालाब है, उसको क्योंकि तीर्थ माना गया है, तो वहां के जो लोग हैं उसको पिकनिक स्पॉट तो समझते हैं, लेकिन वहां पे कोई मांस मछली नहीं ले जाता। क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, जब कोई भी मांस मछली खाता है तो उसको कहा जाता है कि तीर्थ से या फिर पूजा पाठ से दूर रहो, मतलब दोनों के बीच में एक अंतर बताया जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि लोग वहां पे पिकनिक करने जाते हैं लेकिन कोई भी मांस मछली नहीं ले जाता है, और ना ही कोई वहां पे अपवित्र का वहां पे कोई मतलब अपवित्र मतलब कि कोई भी कह लो कि ऐसे अश्लीलता वाले कोई व्यापार नहीं करता या कोई फिर बुरे हरकतें नहीं करता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने उस दोस्त को भी भेज देना जिसको डाउट हो हिंदी में क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक के लिए, वो परेशान हो, बता देना, आद्या मैम उनका हिंदी कवर करा देंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधे पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। देखो बच्चों, ये जो बोला है ये याद है, हमारे भारत में भी होता है। आपको अधिकतर सावन के वक्त में दिख जाएंगे, जिसको हम बोलबम कहते हैं, कांवर यात्रा। बहुत सारे लोग हम लोगों के यहाँ कह लो कि एक तो सफेद रंग और कई लोग भगवा रंग के वस्त्र धारण करके कंधे पे एक ऐसे, देखो यहाँ पे एक वर्ड था ना कांवर। कांवर क्या है इसको समझो पहले। कांवर क्या होता है, एक इस तरह से बांस का होता है और इसके दोनों यहाँ पे जो कॉर्नर होता है उस पे गंगा जल लटका लेते हैं, तो ये उठाने में आसानी होता है। जैसे या फिर ये तो गंगा जल यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये कांवर यात्रा की जहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे ये जल की बात है। मतलब यहाँ पे बॉटल्स लगाए जाते हैं जिसमें पानी भर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कई लोग इसमें टोकरी भी रख सकते हैं खाने पीने की, जैसे छींके होती है ना वो। आपको याद है श्रवण कुमार का, अगर आपने कथा सुनी होगी, तो वो अपने माता पिता को ऐसे ही कांवर बनाता है, एक में माता को एक में पिता को रख के पूरे कंधे पर लेके जाता है। तो ये वही चीज है भाई, ये वाला जो होता है ना, इसमें हम सामान रख सकते हैं दो, ताकि बैलेंस रहे और हमें चलने में भी आसानी हो, तो इसको कहते हैं कांवर। और ये यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि भाई मॉरिशस में भी लोग जो है कांवर यात्रा करते हैं, मतलब इस तरह से वहां पे जाकर के, यहाँ पे भारत में क्या है, गंगा जल भरते हैं और उसको अलग अलग जगह जाके चढ़ाते हैं। जैसे मान लो प्रयागराज से गंगा जल लेंगे और काशी में जाकर के पैदल जाकर के 120 किलोमीटर का वो रास्ता तय करेंगे और जाके बाबा विश्वनाथ को चढ़ा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि परी तालाब से लोग जल भर के कांवर लेकर के कहाँ जाते हैं, अपने अपने घर में, अपने अपने घर के जो वहाँ पे जिस भी रीजन के देवालय है वहां जाकर के जल अर्पण करते हैं और अपने घर पे ले जाते हैं। यहाँ पे ये बात कह रहा है इतनी दूर, मतलब वहां पे भी कांवर यात्रा होती है, भारतीयों के भारत में जैसे होती है ठीक उसी प्रकार। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। ये सब जो काम है वो कैसे करते हैं, बहुत ही लोग पवित्र होकर के, मतलब पवित्रता से, कि मतलब ऐसा नहीं कि कांवर भी ले जा रहे हैं और मांस मछली खा रहे हैं, नहीं, वो बहुत मतलब दिल से करते हैं, कुल मिला के बोला जाए तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देख लेते हैं। भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी व्यवसायिक लोग उस दिन, व्यसक मतलब कहते हैं बड़े, ठीक है, जितने भी वहां के बड़े लोग हैं वो उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। मतलब उस दिन जो है सभी लोग क्या करते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं। कौन सा? सफेद धोती पहनेंगे, सफेद कमीज पहनेंगे और उनकी वो जो गांधी टोपी है वो जरूर पहनते हैं। समझ में आ गया आपको? ये तीन उनका जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी वस्त्र है जो बड़े लोग पहनते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। मतलब भाई त्योहार के दिन क्या है, बड़े लोग तो भाई धोती कमीज और गांधी टोपी उनके लिए आवश्यक है सफेद रंग की, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, हाफ पैंट चलता है, वो हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन उनको भी गांधी टोपी तो पहनना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, उन्हें पहनना पड़ता है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है
और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी जनसंख्या में आते हैं। मतलब वहाँ पे वो जो त्यौहार मनाया जाता है वो इतने धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ पे मेला लगता है झील के किनारे, और वहाँ पे जो है ये नहीं कि केवल हिंदू लोग आते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं अन्य धर्म के लोग भी वहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और बच्चों के लिए वहाँ उन्होंने बताया कि बच्चे हाफ पैंट ज़रूर पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उनके लिए भी ज़रूरी है। और बड़े लोग तो भाई सफ़ेद धोती कमीज़ और गांधी टोपी पहनते ही हैं। ये थी भाई पूरी, इन्होंने जो हमारे जो लेखक हैं, क्या नाम है इनका, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हिंदी का एक बहुत ही बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के। तो इन्होंने ये पूरे मॉरिशस को उन्होंने वर्णन किया है अपने शब्दों में, उनकी जो यात्रा रही है। या आपने देखा जब हमने स्टार्टिंग से उस जब पढ़ना शुरू किया और अंत तक, ये पूरे एक जगह का वर्णन किया है, पूरी यात्रा का उनका वर्णन किया है, दिल्ली से कब निकले, कैसे पहुँचे, कहाँ कहाँ गए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी, वो उन्होंने एक शब्द में बहुत ही प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया है आप लोग के पास। अब अगर आप लोग कभी मौका मिलेगा और अगर आप लोग मॉरिशस जाओगे ना, तो ये पार्ट ज़रूर पढ़ के जाना, और जो जाने वाले हैं उनको भी भेज देना, ताकि जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आद्या मैम ने पढ़ाया था, ऐसा भी था, वहाँ पे भी परी तालाब है, वहाँ पे भी ये है, अलग अलग चीज़ें उन्होंने। आप जब पढ़ो उनको भेजोगे तो वो भी जब पढ़ेंगे तो उनको और मज़ा आएगा। क्या चीज़ होता है ना कि जब हमें कोई चीज़ हम कोर्स में पढ़ रहे होते हैं और जब हम उसको वास्तविक रूप में कभी देखते हैं तो एक अंदर से हमें भी अच्छा होता है और हमें चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। तो भाई ये तो थी हमारे हिंदी की बात। जल्दी से बताओ पाठ समझ आया कि नहीं आया? अगर कोई प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है, कमेंट में कर दो, आपकी जो भी समस्या है उसका सल्यूशन निकाल देंगे। वीडियो को लाइक कर दो और जिसको ज़रूरत है, जिसको ये पार्ट नहीं समझ में आया है, उसको ये वीडियो भेज दो। और भाई केवल हिंदी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड के हो, तो भैया हमारे पास यूट्यूब चैनल्स पे सभी प्लेलिस्ट बहुत कायदे से बनी हुई है। और अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो ना, तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत हो। हिंदी मीडियम जो हमारे विद्यार्थी हैं, फिर वो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, बिल्कुल परेशान मत हो। आपके लिए भी हमारे पास क्लास 6 से लेकर के 12th तक के NCERT बुक के पूरे सॉल्यूशंस और तो और पूरे बहुत ही पूरे पाठ का बहुत ही प्यार से व्याख्या है। तो आप एक बार देख लेना, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं। आप चाहो तो हमारे वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हो, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। हमसे चाहो तो आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो को शेयर करो, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके पार्ट के NCERT सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको ई-नोट्स या फिर ई-बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके डाउनलोड कर लो, जल्दी से देख लो। चलो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।